IFRS 9 निकालें। IFRS 9 ये सवाल आपको बांटा है। अजी पांका, कौन सा पांका? पेज 690। अजी पांका हैज द फॉलोइंग कैपिटल एंड रिजर्व बैलेंसेस। पेज नंबर 690। वो नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वाला सवाल कराना था, वो नहीं हो सकता, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट अभी कोई और आगे वाले रहते हैं। शेयर कैपिटल 1000, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस on Yekam January an issue of 1,08% redeemable preference shares at a premium of 60%. Issue cost of 2237. Redemption is 100% on 31 दिसंबर 2005। जब सवाल 2001 का है तो फिर रिडेम्पशन की जरूरत नहीं है। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 9.5, तो 8% कूपन रेट है। तो बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में कौन सा मॉडल यूज होगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में बाय डिफॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट यूज होगा, वो फाइनेंशियल एसेट्स है। कोई नहीं, भूल जाता है, इंसान है, हौसला दे रहा हूँ। 31 मार्च एन इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनल अकाउंट। एन इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.3 पर शेयर, इशू कॉस्ट पर 20,000। ये फर्स्ट टाइम आई है शेयर इशू करने की कॉस्ट। और 30 जून 1 for 4 बोनस शेयर्स बाय यूटिलाइजिंग द शेयर प्रीमियम। आमतौर पे बोनस शेयर रिटेन्ड अर्निंग से दिए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज करो। तो 1/4 का मतलब है 25% डिविडेंड आपने दिया है। तो अगर डिविडेंड को परसेंटेज में जानना है तो 25% है, और अगर हम वैसे जानना है तो 4 शेयर वाले को 1 शेयर बोनस। लेट के पढ़ते हैं लोग लेट के पढ़े हैं, आप लोगों को नहीं नजर आ रहा। इधर आओ, ये देखो, ये पहले बैठ गया। अच्छा, यकम जनवरी को क्या एंट्रीज होंगी? 2001 अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। वर्किंग नंबर 1, डेट, इफेक्टिव रेट, अब नहीं, हाँ मम्मी जान खुद ही पानी ले आई हैं बेटा, हाँ ऑन नहीं। जी, अमोर्टाइज कॉस्ट में कहां से शुरू करते हैं? इशू प्राइस माइनस, भाई ताजा ताजा IFRS 9 करके आए हैं माशाल्लाह। एन इशू ऑफ 1,08% शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। फेस वैल्यू 1,00,000। इशू प्राइस 1,00,000 जमा 60% ऑफ 1,00,000, 1,60,000। रिडेम्पशन वैल्यू की जरूरत नहीं है।
इश्यू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वन फाइव 157763 यकम जनवरी 2001। वन फोर फेस वैल्यू एक ने उर्दू ज़बान में पाया, एक ने इंग्लिश ज़बान में पाया। नहीं चाहिए। लगे ने आपे बोल भी नहीं रही की कर रहे हैं। माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, जी आया नु, जी आया नु। चलें जी। बस ये इधर ही एक दफ़ा सही तरह करने की नीयत से कर लें, फिर जाके टाइम मिला तो 5-7 मिनट इसको कर लीजिएगा दोबारा। ओके। 31 मार्च को इशू हुए हैं 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.3 पर शेयर। फेस वैल्यू 1 रुपया। वैसे तो तरतीब से अगर चलें तो एंट्रीज फिर वो वाली पहले आनी चाहिए जी। किस दिन जी? कितना कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ₹3 लाख इंटू 1.3।
भाई दुनिया में रहना है या दुनिया को अपने दिल में बसाना है? ओके, इशू कॉस्ट पर अब ये एंट्री आपके सामने पहली दफे होने लगी है, तो कौन सा है? स्टैंडर्ड IFRS 9 की तरह ये देखें, इसकी इशू कॉस्ट की एंट्रीज हमने नहीं पढ़ी थी। ये इक्विटी इशू हो रही है, रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, इसकी इशू कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्रीज नहीं पढ़ी थी। तो अगर हम शेयर इशू कर रहे हों, हमने तो तीन चीज़ें पढ़ी थी ना IFRS 9 में ज़्यादा, शेयर बाय कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं और डिवेंचर बाय कर रहे हैं। शेयर इशू करने की तो हमने नहीं पढ़ी थी। तो शेयर इशू करने की अगर पेज नंबर 697 पे आने, 657 पे, तो इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री है। ओहो, उस पेज पे आप कैसे आएंगे? बस आप इधर ही नोट कर लें, घर में जाके पेज 657 लिख लीजिएगा, पर उस पर नोट करनी है, 67 पे जाके ढूंढना नहीं है जी। शेयर इशू करने पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इफ शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट तो फिर शेयर प्रीमियम में कर दें, इफ डज नॉट एग्जिस्ट P&L में नहीं लेके जाना, रिटेन्ड अर्निंग में कर दें। लेट टेक लगा लेना, कौन सी ऐसी मुश्किल चीज करें, टेक लगा के बैठे आराम से। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये तो दुनिया को दिल में बसाया हुआ है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री, शेयर प्रीमियम डेबिट 20,000, चलें जी। 25% बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स की परसेंटेज किस पे लगाते हैं? शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल कितना है हमारा? 13। वेल डन, क्योंकि 1 पहले का पड़ा हुआ है, ये साल के शुरू में था ऑन यकम जनवरी, और फिर और भी शेयर्स इशू हुए हैं। ये देखना 3 लाख शेयर्स और भी हैं, तो इसलिए कौन सी तारीख है? 30 जून 2000, बोलें जी। कितने शेयर्स हैं?
1,10,00,000 शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? 10 लाख जमा 3 लाख। शेयर कैपिटल हम पकड़ते थे बैलेंस शीट से या ट्रायल से और उससे डिविडेंड की परसेंटेज लगा देते थे। तो शेयर कैपिटल पकड़े 1 मिलियन ओपनिंग एडिशन जरब डिविडेंड सबको दिया जाता है। ये नहीं होता कि ये लेट आए थे, ये 1 जनवरी वाले शेयर होल्डर हैं और ये 31 मार्च वाले शेयर होल्डर्स हैं। डिविडेंड तो सबको दिया जाएगा। डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है? शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सवाल में कितना था? 1 मिलियन। एडिशंस कितनी है? 3 लाख। टोटल 325,000। अब वो कह रहा है कि ये एंट्री करो, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल। हालांकि हम आमतौर पे रिटेन्ड अर्निंग में से देते हैं डिविडेंड, वो सॉरी बोनस डिविडेंड, लेकिन वो कह रहा है किस में से दो? शेयर प्रीमियम में से। बोनस शेयर की एंट्री होती है ना, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। चलें जी, असल में अब एक मसला है। मसला ये है कि शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट करें 3,25,000 से, और ये हमेशा फेस वैल्यू पे ही बोनस शेयर इशू होते हैं। ये पकड़ी भी आपने फेस वैल्यूज हैं। ये ओपनिंग फेस वैल्यू है 1 मिलियन, ये नया शेयर कैपिटल है। तो व्हाट इज द बैलेंस कैरी डाउन? 13 लाख। 13 लाख का 25% 3,25,000 शेयर कैपिटल में चला गया। रिटेन अर्निंग डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट करना है या शेयर प्रीमियम डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट? अच्छा जी, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम ऑलरेडी शेयर प्रीमियम में बैलेंस कितना है? ओपनिंग है 2 लाख, 2 लाख जमा 90,000 माइनस 2 is the balance appearing in शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब शेयर प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस ही ये पड़ा है, तो एक जग में से कितना पानी निकाला जा सकता है? जितना उसमें है। बैलेंसिंग क्या करें? ठीक है, चलें जी, नोट कर लें। ये दो अलग अलग वर्किंग्स हैं। एक ये कह रहा था शेयर कहां से इशू करो? शेयर प्रीमियम से। तो प्रीमियम ने कहा दे, इधर आओ जरा, मेरे में जान है इतनी, बाकी फिर किसी और को बुलाओ। चलो मैं तो अपनी जान दे देता हूं जितनी है, उसने अपनी जान दे दी सारी। अब जान किससे निकालें? आरी से। आरी में बड़ी जान पड़ी हुई है। आरी तो पता नहीं 56 लाख रुपए, आरी में तो बहुत जान पड़ी हुई। 55। बस अब साथ वाले के कंधों के दरमियान में थपकी दे दें, दोनों कंधों के दरमियान में। अब वार्म थपकी। चलें जी, सवाल की रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एन 31 दिसंबर 2021। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज। ये रिक्वायरमेंट बी हमने कर ली है। रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 508। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी नहीं हुआ? फिर क्यों पूछ रहे हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अकाउंटिंग फॉर द अबव इज 508,500। चलें जी, ये बैलेंसेस पकड़ते हैं और बैलेंस शीट में डाल देते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन
31/12/2001। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, एफएल। माजरत वो हमें चाहिए था, मैंने कहा था चाहिए नहीं। एफएल का कैरी डाउन निकाल लें और एफएल का कैरी डाउन वर्किंग वन से निकाल के मुझे वहीं से लिखवा दें। 164750 वर्किंग नंबर 16475। अच्छा जी, एफएल तो इस साल क्रिएट हुई है ना, इसका टी काउंट वो जो वर्किंग अमोर्टाइजेशन वाली वर्किंग से उठा लिया। शेयर कैपिटल का ओपनिंग 1 मिलियन। शेयर प्रीमियम का मैं क्यों 2 लाख। रिटेन्ड अर्निंग का 70300। चलें जी, पहली एंट्री पोस्ट करें। कैश डेबिट एफएल, एफएल का तो मैंने उठा लिया है। ये जो नीचे वाला प्रॉफिट है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है कि ऊपर वाली एंट्रीज के बगैर है, तो इसका मतलब है ये खर्चा भी हमारी आरी को क्या करेगा, कम करेगा। माइनस 14987। एफएल डेबिट, तो एफएल तो हो गया वह। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, कैश नहीं हो सकता ना, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितने सवाल में नहीं था। ओपनिंग बैलेंस से 3 चीजों के बताए हुए। शेयर कैपिटल जमा 3 लाख। शेयर प्रीमियम माइनस 2,70,000। माइनस 55,000। जमा 3,25,000। प्रॉफिट भी डाल दें, ब्रॉड डाउन आरी में प्रॉफिट भी डाल दें। आखिरी लाइन रिक्वायरमेंट से ऊपर प्रॉफिट पड़ा हुआ है 50,500। 6 3-4 दफा बोला गया है क्लास में। 1625000। मर्द हजरात ने चुप कर रोजा रखा हुआ है आज जी। डबल 8 ये इक्विटी है और ये लायबिलिटीज हैं। आजकल तो पता नहीं वो वाले दिन शुरू हो गए हैं कि पुराना दोस्त आपका आए जो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है कि मैं लाहौर आया हूँ, तो आप उसे लिख के भेज दें ओके एंजॉय। तो प्यार मोहब्बत से समझा दिया करें उनको कि बार बार फ़ोन करता है। हम तो बता देते थे पेपर हैं, अल्लाह का शुक्र है ताल्लुकात भी बड़े अच्छे थे, पेपरों के फ़ौरन बाद हाज़िरी दे देते थे उनके पास, खुश हो जाते थे।
चलें जी IS-37 निकालें। 10-12 मिनट में छुट्टी तेरी मेरी दोस्ती। किधर है? IS-37 IS-12 में इंशाल्लाह हम रिवाइज करेंगे वो जो रेट चेंज वाला मसला है ना, टी काउंट में कभी ब्रॉड डाउन को चेंज करते हैं, कभी कैरी डाउन को चेंज करते हैं, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। नहीं बता दिया था। पे 347, 348, 349, पे 342, प्रोविजन की एक मूवमेंट बनाई थी जिससे प्रोविजन के नोट का नाम रखा था ओपनिंग प्रोविजन, एक्सपेंस फॉर द ईयर, एसेट में डालने, एक्सपेंस में डालने, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट और यूज। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, एसेट में डाला एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट और कैरी डाउन 0, सॉरी यूज 0, 95 कैरी डाउन। प्रोविजन कोर्ट केस 0, 0, 50, 0। पेमेंट अभी नहीं की इस साल कोई, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और जब डिसमेंटल हो जाए प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। और इसके बाद नीचे इनकी नेचर वगैरह बतानी होती है अंग्रेजी में, तो ये मैं नोट करने आपको देता हूँ। और प्रोविजन फॉर वारंटी का भी इसी तरह बनेगा, ओपनिंग आएगा, एक्सपेंस आएगा और क्लोजिंग आएगा, पेमेंट भी आएगी बल्कि प्रोविजन फॉर वारंटी में। तो फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन एंटिटी शेल डिस्क्लोज, हर प्रोविजन का एंटिटी अलग अलग डिस्क्लोज करेगी। कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एट द एंड, कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एट द एंड। एडिशनल प्रोविजन मेड इन द पीरियड इन क्लोजिंग इंक्रीजेस टू एग्जिस्टिंग प्रोविजन, यानी एडिशनल प्रोविजन ये इसमें इंक्रीज कितने। अमाउंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इनकर्ड एंड चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन, चार्ज अगेंस्ट प्रोविजन, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। यूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर, कई दफ़ा ऐसा होता है अमाउंट अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। जी क्या मतलब अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर? नहीं, अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। 2012 लॉयर का ख्याल है 10 मिलियन देने पड़ेंगे। 2013 लॉयर का ख्याल है 10 मिलियन देने पड़ेंगे
यू वन केस, आप केस जीत गए। तो अब इस 10 रुपए को यूज करें या अनयूज। अब एक्सपेंस की बजाय एक तरह की क्या आ गई, इनकम आ गई। तो कितना रह गया, 0, यानी प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। तो अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द, इज इट यूज्ड और नॉट यूज्ड इन पेमेंट? सोचें जरा, इज इट यूज्ड इन पेमेंट या नॉट यूज्ड इन पेमेंट? नॉट यूज्ड इन पेमेंट। तो 2012 में प्रोबेबल है कि 10 देना है, और 2013 में वी वन केस, उल्टा काम हो गया, हम केस जीत गए। तो अब 13 का और 12 का नोट कैसे बनेगा? ओपनिंग 0, एक्सपेंस 10, पेमेंट 0। अगले साल जब हुआ तो अगले साल खुशी आ गई 10 की, प्रोविजन डेबिट इनकम क्रेडिट, और कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो अनयूज्ड प्रोविजन रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। बताएं क्या नाम है इसका 10 का? पहले साल एंट्रीज बताएं। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अगले साल एक्सपेंस क्रेडिट या इनकम, जो मर्जी समझ लें। ₹10, ये दोनों सालों की एंट्रीज की हैं मैंने, नोट करें। रिवर्सल कितनी मारी आपने इस साल? इसको यूज ना कर लें ₹10 को पेमेंट में, और अगर केस लूज कर जाते तो देखें इधर, फिर क्या होता? एक्सेलेंट, कैश में आता 10। अगर केस लूज कर जाते तो कैश में आता 10। अभी केस जीत गए हैं, इसलिए 10 की खुशी। पॉज करो। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि प्रोविजन जो है ना वो रिवर्स हो गई है, तो इसलिए बोलें इसका नाम अनयूज्ड प्रोविजन रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर। द इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर इन डिस्काउंटेड अमाउंट्स अराइजिंग फ्रॉम पैसेज ऑफ टाइम, ये क्या है? एक्सेलेंट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो ये किसी ने नोट करना है तो ये भी नोट कर सकता है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो प्रोविजन के नोट में ये चीज़ें डालनी होती हैं। ऐसी कोई सवाल थ्योरी टाइप या कोई एमसीक्यू टाइप आ जाए, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शो करना होता है, और
प्रोविजन फॉर द ईयर इंक्रीज और यूज शो करनी होती है, और अनयूज्ड अमाउंट्स रिवर्स ड्यूरिंग द और अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, यानी पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो इंटरेस्ट आया है वो। आइज्यूम की सरासिफ पे ही बरकत वाला पानी होगा ये। चलो आगे चलें। द इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड इन डिस्काउंटेड अमाउंट्स, डिस्काउंटेड अमाउंट कितनी है ये, ऐसा डेबिट प्रोविजन क्रेडिट डिस्काउंटेड अमाउंट से हुआ होगा ना। द इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड इन डिस्काउंटेड अमाउंट, व्हाट वाज डिस्काउंटेड अमाउंट 100, व्हाट इज इट्स इंक्रीज 5। एक 105। यह मूंगों को पढ़ाना बड़ा आसान होता है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूं। ओके यार कितना आसान है इनको पढ़ाना, यार मुझे वैसे नहीं, कितना आसान है इनको पढ़ाना, जो मर्जी कर दो। ये तो ऑनलाइन वाला बाहर निकल के बताना चाह रहा था कोई। ये वो भी कह रहा होगा नहीं ये सारे बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, किसी ने तो पता लग ही जाता। कोई नहीं, ऑनलाइन वाला 60-70 बैठे हैं, 60-70 ही अपनी धुन में मगन है। अच्छा ये भी मुझे लगता है समझ नहीं आया आपको, इसको भी छोड़ें। ये भी जान दो यार, जान दो, चुनिंदा ही कराते हैं। ना नो इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड इन डिस्काउंटेड अमाउंट्स अराइजिंग फ्रॉम पैसेज ऑफ टाइम एंड द इफेक्ट ऑफ एनी चेंज इन डिस्काउंट, डिस्काउंट रेट का चेंज का इफेक्ट भी इधर ही आ जाता है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मे बी टेस्ट इन एमसीक्यूज और ये कि IS 37 के प्रोविजंस के कंपैरेटिव अमाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने तो ये कंपैरिजन आपके समझने के लिए बनाया माय डियर, मैं ये नहीं कह रहा कि 13 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 12 को डालें, वो कह रहे कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, हमने तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए किया। इसके अलावा यार अंग्रेजी भी ठोकनी होती है ना, अंग्रेजी में क्या क्या बताना होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ एनी। ये ICAP वैसे पता है क्या लिखा आता है ICAP सॉल्यूशंस में, वैसे तो प्रोविजन के बारे में हम लिख के नहीं आते कि ये वाले डिस्क्लोजर देने हैं, हम आपको पता है सिर्फ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में लिख के आते हैं कि एज इट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी सो वी विल गिव इट्स ब्रीफ नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ। हालांकि डिस्क्लोजर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बस टपाऊ अप्रोच चलाते थे जो ICAP चला रहे हैं। फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी वी विल गिव ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। पढ़ लेते हैं, ये चीजें कोई ऐसी नहीं है। अच्छा जी, प्रोविजन का टी काउंट भी बनाना है स्टेटमेंट फॉर्म में, और डिस्क्लोज क्या क्या करना है, बोले 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 बोले। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ आउटफ्लोज, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज अबाउट द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ अनसर्टेनिटीज, यही है ना कि कोई नहीं पता। वेयर नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंटिटी शैल प्रोवाइड द मेजर असम्पशंस मेड कंसर्निंग फ्यूचर। मेजर असम्पशंस क्या कि जज ये फैसला सुनाएगा, ये फैसला सुनाएगा। द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, stating the amount of any asset that has been recorded for that expected reimbursement। ये कौन सी अमाउंट होगी, that has been recorded for reimbursement, that has been recorded for reimbursement, ये वर्चुअली सर्टन वाली होगी। और अगर इस प्रोविजन के अगेंस्ट कोई रीइंबर्समेंट है तो वो भी बता दें कितनी है। वर्चुअली सर्टन को भी यहां डिस्क्लोज कर दें, वैसे जनरल एंट्री तो होनी है। तो बताएं 3 डिस्क्लोजर प्रोविजन के, नेचर ऑफ इवेंट, uncertainties about the amount or timing and expected reimbursement। तो कोई एमसीक्यूज में कोई इस तरह की बात आई तो बस ये 3 इसके डिस्क्लोजर हैं, ये नैरेटिव फॉर्म में और ऊपर वाले। अच्छा भाई, ये तो हो गया पैरा 84 और 85 किसके बारे में, कॉन्टिंजेंट प्रोविजन के बारे में। अब किसके डिस्क्लोजर हैं, अनलेस द पॉसिबिलिटी इज रिमोट, रिमोट पॉसिबिलिटी है, फिर अनलेस द पॉसिबिलिटी इज, अगर रिमोट नहीं है तो फिर प्रोबेबल है ना, नहीं पॉसिबल है। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी अ ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड वेयर प्रैक्टिकेबल एन एस्टीमेट ऑफ, इंडिकेशन ऑफ
लाइनें वही हैं, एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, इंडिकेशन ऑफ एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट। बस ये 3 पैरास बस टिक, 84, 85 और 86, बाकी नहीं पढ़ने। आगे आए, और कंटिंजेंट एसेट के बारे में क्या डिस्क्लोज करना है? वेयर एन इनफ्लो इज प्रोबेबल, इनफ्लो इज, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नेचर बतानी है और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। ये लाइन पढ़ें, फिर जाएं, फिर आप चले जाएं इस क्लास से प्यार मोहब्बत। In extremely rare cases, disclosure of some or all of provision required by IAS 37 disclosures can be expected to prejudice seriously, खतरा है, मसला है, the position of an entity in a dispute with other parties on the subject matter of provision, contingent liability or contingent asset. In such case, an entity need not disclose the information but shall disclose the general nature of dispute together with the fact that and the reason why the information has not been disclosed. अगर आपकी लड़ाई हो जाए वजीर आजम या सदर से और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका नाम अगर डिस्क्लोज करें तो कि फलां पार्टी से मेरा केस चल रहा है, और नेचर ऑफ इवेंट पूरी बताएं कि ये हुआ था, और उससे आपको ये थ्रेट हो, आजकल के वजीर आजम तो ऐसे नहीं, आपको ये थ्रेट हो कि उनको पता है कि आप किस रस्ते से ऑफिस जाते हैं, अगर इस किस्म के आपको थ्रेट्स हैं तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना बताएं किसके साथ फड्डा हुआ है, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि मेरे साथ हुआ फड्डा डिस्क्लोज कर रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और आपकी पोजीशन प्रेजुडाइज होगी, तो पहला डिस्क्लोजर आप ये दें, जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट। लो फिर किताबें खोल ली हैं, मैं बंद करूं, उन्होंने किया ही नहीं थी। जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट बताएं कि यार देयर इज अ फड्डा विद समवन एंड ये हुआ था उसके अंदर, एंड टुगेदर विद द फैक्ट, ये फैक्ट और रीजन बताएं कि द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, और उससे कहें रिगार्डिंग दिस केस आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन बिकॉज इट मे प्रेजुडाइज सीरियसली द पोजीशन ऑफ द एंटिटी। तो इसमें एंटिटी के बारे में जब लोगों को पता चल गया कि लोग ये लड़ाइयां करते हैं और फिर हमारे बारे में बताते हैं लोगों को, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो इसलिए हम फिर ज़्यादा ब्रीफ नेचर को ब्रीफेस्ट कर दें, फिर ज़्यादा बताने की कोशिश ना करें, खासतौर पे पार्टीज के नाम तो बिल्कुल ना बताएं। तो थोड़ी सी गुंजाइश दे दी IAS 37 ने आपको। वैसे यार नीचे बना हुआ था, आपने ऐसे ही बनवाया, ओपनिंग अनवाइंडिंग इंक्रीज अमाउंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अब ये जो बंद कर लिया, नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। अब ये जो अंग्रेजियां आएंगी नोट के नीचे, वो किस किस की आया करेगी बोलें? प्रोविजन की, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की और कॉन्टिंजेंट वर्चुअली सर्टन की अंग्रेजी नीचे। हाँ, प्रोविजन के अंदर आप बताएं, प्रोविजन के अंदर बताएं, प्रोविजन के अंदर क्या क्या बताएं? नेचर, अनसर्टेनिटी और एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में भी बताएं, कॉन्टिंजेंट एसेट में भी बताएं। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की, वर्चुअली सर्टन एसेट की, कॉन्टिंजेंट एसेट की। प्रोविजन रिवर्सल आज देखी है, यूज ऑफ प्रोविजन, डिसमेंटलिंग, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, और जब डिसमेंटल हो 12 साल बाद प्रोविजन डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या करेंगे जाके घर में? सीए में पढ़ेंगे ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੋਚਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਅੱਜ ਸੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸਟ ਟੂ ਆਬਟੇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ कास्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट और चीज है और कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट में तो जिंदगियां लग जाती हैं लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह लगनी भी चाहिए। एक होता है कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉस्ट टू निभाने में। तो जो आप लोगों ने पैसे दिए हैं विन करने पे रिश्ता, उस पैसे को नहीं, ये तो घर की अकाउंटिंग तो नहीं हो रही,
जाएं। बंद कर दो यार।